वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन और आपके बीएसएफ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए इस चैनल पर मैथ के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक सेट में आपके मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल रहे। तो इस तरीके के प्रश्न जब आपको देखने को मिले तो इस तरीके के प्रश्न में करना क्या होता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 3 संख्याएं कौन सी है, एक आपके 47 है, 95 या तीसरा आपका 187 है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, सभी संख्या यानी कि सभी दो संख्या का आपस में क्या निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 95 माइनस 47 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके 48 आ जाएंगे। 95 माइनस 47 किया जाएगा तो अब आपका क्या आ जाएगा, 48 यानी कि 48 आएगा। फिर क्या करेंगे, 95 और 187 का क्या निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे, यानी कि 187 माइनस 95 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 87 अब 5 आपके कितने हो जाते हैं, 92 यानी कि 92। फिर क्या करेंगे, 47 और 187 का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर से आपका अंतर कितना हो जाएगा, 140। तो यहाँ पर ये जो आपका डिफरेंस यानी कि अंतर हमें ये जो तीनों देखने को मिल रहा है उनका हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। किसका किसका निकालेंगे, 48 का, 49 का और 140 का। इन तीनों का जो एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर से जो आपके इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि जो संख्या से इन तीनों संख्या को पूर्णतः काटेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। 4 से जब देखेंगे तो 4 से 48 भी कटता है, 92 भी कटती है और 140 भी आपकी कट रही है। 9 से आपका 48 नहीं कटती, 13 से भी आपकी 48 नहीं कटती, 7 से भी आपकी 48 नहीं कटती। तो बची सिर्फ कौन सी संख्या, 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि इन तीनों का एचसीएफ महत्तम समावर्तक कितना आएगा, 4 ही आएगा। बाकी आप अगर बेसिक से चेक करना चाहे तो बेसिक से भी चेक कर लीजिएगा, आपका एचसीएफ बेसिक से भी 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की अनुरूप ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अगर आधार के अनुरूप हमें उनका क्षेत्रफल निकालना हो तब। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार दिया हुआ है उस आधार यानी कि उस अनुरूप के आधार पर जो है अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस यानी कि आधार इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक तो आपका सर्कल का, एक आपका ये ट्रायंगल का यानी कि त्रिभुज का। तो यहाँ पर जो है पाई को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि पाई ऑप्शन में आपका वैसे ही रहने दिया गया। त्रिज्या आपकी यहाँ पर कितनी थी, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64। यानी कि ये जो है 64 पाई आपकी क्या होगी, कुल त्रिज्या यानी कि वृत्त की क्या हो गई, एरिया हो गई, जो कि किसके एरिया के बराबर है, त्रिभुज के एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसके क्षेत्रफल का हाफ इंटू बेस यानी कि आधार कितना दिया गया, 8, और हमें क्या चाहिए, हाइट यानी कि ऊंचाई चाहिए। 8 से 64 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 पाई, यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 16 पाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कितना आ जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों का औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते कि ओवरऑल जो औसत यानी कि एवरेज है वो क्या है, यक्स है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि ओवरऑल जो टीम का औसत आयु है वो क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर टोटल कितने सदस्य है, 11 सदस्य है। तो अगर कुल सदस्यों का औसत आयु यक्स है तो कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु निकालने के लिए सदस्यों की संख्या इंटू औसत आयु गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 11 इंटू यक्स, यानी कि 11 यक्स टोटल क्या हो गई, आयु हो गई उस टीम की।
फिर बोला गया कि अगर उसमें से कप्तान और विकेट कीपर को निकाल दिया जाए तो औसत आयु में क्या हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि बचा कितने लोग, अगर 11 सदस्यों में से 2 को निकाल दिया जाए तो बचेगा कितने, 9 लोग, और औसत में क्या हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 लोगों का योग हो गया। प्लस विकेट यानी कि कप्तान की आयु कितनी दी गई है, 28 दी गई है, और विकेट कीपर की जो आयु कितना बोला जा रहा है, विकेट कीपर की आयु बोली जा रही है कि कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि विकेट कीपर की आयु कितनी है, 28 और 4 32। तो इधर भी कुल आयु का योग हो गया, इधर भी कुल आयु का योग हो गया। तो क्या हो जाएंगे, योग योग टोटल योग बराबर हो जाएंगे। हल कर लेंगे यहाँ पर से 11x 9x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 9 दूनी 18 यानी कि -18 प्लस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60। 2x बराबर आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर से 42। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21, यानी कि औसत आयु कितनी है ओवरऑल पूरे टीम की, तो 21 है। तो वही तो आपसे पूछा जा रहा था कि टीम की औसत आयु कितनी है, तो 21 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ग्राफ में कि पाई चार्ट अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। दिया क्या गया, पाई चार्ट एक पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। तो एक पुस्तक के प्रकाशन में हुए विभिन्न व्यय, यानी कि यहाँ पर अगर एक पुस्तक को छापा जाता है तो उनमें जो है छापने में अलग अलग किस किस प्रकार की कितनी कितनी खर्च आती है, उन्हें क्या किया गया, इस ग्राफ के द्वारा प्रतिशत में दर्शाया गया। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुस्तक पर रॉयल्टी जो है कितने प्रतिशत है, 15%, और कागज की लागत कितनी है, 25%। तो रॉयल्टी अगर 15% है और कागज की लागत 25% है तो ये जो है कितना कम है, 15% जो है 25% से कितना कम है, 10% कम है। किससे तुलना करना है, 25 से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 25 से 100, 4 बार में 10 × 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देना पड़ते। तो राज ने कुर्सी को कितने यानी कि कितने रुपये में खरीदा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 100% के सामान पर 35% का छूट दिया जाता है, यानी कि 35% का वैल्यू जो यहाँ पर कितना दिया गया, 238 रुपये के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पास यहाँ पर 7 से काट लेते, 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 × 21 और 7 × 4 = 28, यानी कि 5% का वैल्यू कितना आ गया आपका, 34 रुपये। हमें चाहिए कितने परसेंट का वैल्यू, यहाँ पर बोला गया कि 100% का सामान 35% के छूट पर, यानी कि बेचता कितने में, तो 100 - 35 यानी कि 65% में उसे क्या कर देता है, बेच देता है। यानी कि हमें चाहिए क्या, असल में 65% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 5% का वैल्यू 34 रुपये है तो 65% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 13 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 65% का वैल्यू 13 × 5 = 65 बराबर 13 × 4 = 52, 2 13 × 3 = 39, अब 5 कितने हो जाएंगे आपके, 13 × 4 = 52, 2 13 × 3 = 39, अब 5 आपके कितने हो जाएंगे, 44। यानी कि वस्तु कुर्सी का जो है कितना भुगतान किया गया था, तो 442 रुपया भुगतान किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहे का एक खोखले पाइप 28 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बाहरी व्यास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस तरीके से आपका क्या है, पहले मैं थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, आपका यहाँ पर आपका नंबर था, ये आपका यहाँ पर अगर मैं मिटाता हूँ तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर से थोड़ा सा फिगर यहाँ पर समय दीजिएगा। ये आपका क्या बन गया, एक तरीके का पाइप बन गया। क्या बन गया, पाइप बन गया। तो यहाँ पर से बोला गया है कि इसकी बाहरी व्यास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो 10 का आधा कितनी हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पूरी बाहरी त्रिज्या वो कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो है
पाइप की लंबाई कितनी दी गई, यानी कि ये जो इसका असल में हाइट है वो कितने के बराबर है, तो 28 सेंटीमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 28 सेंटीमीटर के बराबर। तो और इसकी मोटाई जो है कितनी बोली गई, इसका मोटाई बोला गया है कि कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, पूरी बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर से आपकी कितनी हो जाएगी, तो 5 - 2 करेंगे यानी कि कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर हम लोग बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, इससे आपके पाइप की क्या निकल जाएगी, यानी कि इस बेलन की क्या निकल जाएगी, आयतन निकल जाएगी, जो कि क्या कर देंगे, रुपये से गुना कर देंगे पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से। तो आपका क्या आ जाएगा, कुल रुपये आ जाए, सॉरी कुल ग्राम आ जाएगा, रुपये नहीं सॉरी कुल ग्राम आ जाएगा कि कितने ग्राम का है। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है ये फार्मूला, तो ध्यान रखिएगा फार्मूला। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। ऊंचाई कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर माइनस बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर 5 × 5 = 25, आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें ग्राम में यहाँ पर रिलेटेड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। हल करेंगे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टोटल ग्राम में वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। 7 से 28 कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 5 से ये जो है आपका 100 कितने बार में चला जाएगा, तो 20 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, ये कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 दूनी 44, अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 × 64, 4 6, 16 × 64 अच्छी आपकी कितने हो जाएंगे, 70, यानी कि 704 बटा कितने हो जाएंगे, 10 ग्राम हो जाएंगे। तो पॉइंट में वैल्यू कितना हो जाएगा, 70.4 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45 रुपये में बेचने की योजना बनाई है, जिस पर उसे 10% की हानि होगी। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि नया क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो पहले जो है वस्तु को बेचा कितने में था, 45 रुपये में बेचा था। और आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि हमें कितने का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% का सामान पहले बेचा कितने में, 10% के हानि में, यानी कि 100 - 10 यानी कि 90% में बेच दिया। लेकिन अब उसे कितने में बेचना चाह रहा है, 20% का लाभ पर, यानी कि 100% का सामान 20% के लाभ यानी कि 120 में बेचना चाह रहा है। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 0 चला गया। 9 से 450 कितने बार में चला जाएगा, 50 बार में। 50 × 120 करेंगे, कितना आपका आ जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि 1 से लेकर 80 तक ऐसे कितने संख्या है जिनके इकाई अंक या तो 1 आते हैं या 9 आते हैं। सबसे पहले तो 1 और 9 के बीच में तो कितने, 1 और 10 के बीच में कौन कौन से आएंगे, 1 और 9। उसी तरीके से 11 और 20 के बीच में कौन से आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे। यानी कि हमें सभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सभी जगह जो है, क्योंकि यहाँ पर खास करके बोला गया है कि इकाई अंक हमें ध्यान देना। तो इकाई अंक प्रत्येक जो है 10-10 का जब अंतर देखेंगे तो प्रत्येक 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर आपकी 21 से 30, सभी में जो है ऐसे कितने संख्या आएंगे जिनका इकाई अंक या तो 1 या तो 9 होगा। हर एक जगह 2-2 बार आएंगे। यानी कि अगर 1 से लेकर 80 तक का हमें ऐसी संख्या ढूंढना है तो टोटल कितने बार हो जाएंगे, 8 इंटू कितने बार आएंगे, 2-2 बार पेयर करके बीच में आएंगे, यानी कि टोटल 16 बार आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, इसका प्रतिशत वैल्यू चाहिए। तो टोटल कितने अंक में से 16 बार आते हैं, 80 में से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 0 चला गया। 8 से 16 2 बार में, 2 × 10 करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपये जमा कर सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मैन इंटू डेज अपन बेजेज, या फिर जो आपका वेतन होता है वो आप नीचे लिख सकते हैं बराबर, ये आपका मैन पहले वाले दिन या फिर डब्लू
यहाँ पर आपके हो जाएंगे। फिर मैन इंटू डेज, ये आपके दूसरे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दूसरे वाले बेजेज, या फिर नीचे आपका वर्क भी लिखाता है तो दोनों ध्यान रखिएगा। बेजेज यानी कि वेतन आपका लिखाएगा नीचे, या फिर आपके वर्क भी लिखाते हैं नीचे। तो अगर यहाँ पर काम रहता तो काम आपका नीचे लिखाता। तो यहाँ पर टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी है 15। कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में। कितना जमा कर सकते हैं तो 1800 रुपये। और इसी काम को जब 8 दिनों में 5 श्रमिक करते हैं तो कितना कमाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएंगे। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, 0 आपका चला गया, 5 से 15 3 बार में, 3 से 180 60 बार में। तो x बराबर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 8 छक 48, यानी कि कितने रुपया जमा कर सकता है तो 480 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल करेंगे हम लोग तो 2.3 इंटू 3.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 × 5 115, 5 11 23 या 69 और 11 आपकी कितने हो जाएंगे 70, यानी कि 7 दशमलव कितने हो जाएंगे 05। 23 × 5 115, 5 आपके 11 23 या 69 और 11 सॉरी 8.05 कितने हो जाएंगे 8.05 होंगे। तो 8.8 में से 8.05 जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.75। तो अब क्या करेंगे, इस पहले बड़े ब्रैकेट का हल कर लेते हैं। तो 4 है प्लस 5 है तो 0.5 है, यानी कि 5/10 ऑफ है तो गुना कर लेंगे 75 बटा नीचे कितना हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे 75 3 बार में, ये कितने बार में 4 बार में। 5 से 10 कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि हल करने पर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35/8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे पॉइंट में ले आते क्योंकि आंसर भी हमें पॉइंट में ही चाहिए। तो 35 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 3 बचा तो 8 दूनी 8 तिया 24, फिर आपके कितने हो गए 8 चौक 32, 3 8 तिया 24, 6 8 सत्ते 56, 4 8 पचे 40, यानी कि अब हमें क्या करना है 8.65 में से क्या करना है -4.375 माइनस करना है। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 5 5 यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 5 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर 7 7 में से और आपके 7 7 में से 4 गए तो कितना आपके हो जाएंगे आंसर 3, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 में से 3 गया 2 सॉरी यहाँ पर आपके 4 होंगे 3 नहीं होंगे क्योंकि 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.275। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।